प्रणाम। आज की कृष्णेंद्र कथा में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी जी दिल्ली वाले आज फिर आपके सामने है कारण क्या है को समझने के लिए। भाई कारण है क्या? तो कृष्णेंद्र कथा के माध्यम से हम लोग जो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि राम रचित परिवार होंगे या बनने शुरू होंगे, ये क्यों नहीं बन पा रहे? मतलब राम रचित परिवार है क्या और कारण क्या है कि आज की तारीख में हर परिवार में, हर घर में कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई ऐसी चीजें आ रही हैं, बार बार आ रही हैं, बार बार आ रही हैं कि वो समझने ही नहीं देना चाहती, वो आपको समय ही नहीं दे रही है कि आप समझें तो सही कि प्रॉब्लम आ क्यों रही है, कारण क्या है। और जब तक कारण नहीं पता लगेगा, जब तक तो आपको करण होगा नहीं। कारण और करण, कारण यानी कॉज, किस लिए करना चाहता हूं मैं, और करण यानी करना। करण मतलब हाथ से किया जाता है ना, करण तो करना। जब कारण अगर मुझे पता है तो करण तो आसान हो ही गया। वो कहते हैं अगर रोग का कारण पता लग जाए तो उसका इलाज तो संभव है ही। इलाज तो बहुत सारे हैं, परंतु कारण को खोजना बहुत मुश्किल काम है। प्रॉब्लम यहां पर है कारण के ऊपर ध्यान, मेरे ख्याल से काम तो बहुत चल रहा है पर समझ नहीं आ रहा। कारण को खोजने की दिशा हमारी शायद कहीं गड़बड़ है। कुछ तो प्रॉब्लम है कि हम लोग कारण नहीं खोज पाते हैं। रोगों का कारण नहीं पता लग रहा हमें, बीमारी का कारण नहीं पता लग रहा हमें जो है कारण नहीं पता लगता। तो कारण अगर नहीं पता लगता तो करण जो है वो अपने आप ही गड़बड़ हो गई। क्यों? क्योंकि कारण अगर हमें कुछ पता लगा जो गलत था, ठीक था, पता नहीं, कंफ्यूजन है, चलो मान लो ठीक भी हो तो कंफ्यूजन है तो फिर भी वो बेकार ही है। क्यों? क्योंकि आप अपनी ही बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहोगे। अगर आप अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो दूसरे आपकी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। भाई कारण तो खोजना ही पड़ेगा। कारण खोजे बिना तो काम चलेगा ही नहीं किसी भी हालत में। ये तो पक्की बात है कि कारण तो हमें खोजना ही पड़ेगा। अब कारण खोजने के लिए तो मेरे ख्याल से हम सारे के सारे इसी काम में लगे हैं। पर रोगों का कारण खोज रहे हैं क्या हम असल में हमारी दिक्कत ये हो गई है क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो साइंस पर आधारित है। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, आर्ट्स ले लो, जियोलॉजी ले लो, मतलब सब्जेक्ट कोई भी ले लो, ज्योग्राफी ले लो, हिस्ट्री ले लो, सारे के सारे सब्जेक्ट साइंस के ऊपर आधारित हो गए। तो प्रॉब्लम यह है कि साइंस का कारण हमें समझ में नहीं आता क्योंकि साइंस के आधार पर तो हम लोग चलते हैं तो हमें कारण आज तक नहीं मिला, आज तक पता ही लगा हमें। हम कहां तो दो बीमारियों की, कहां तो यह बात होती थी कि ये रोग, शरीर रोगी है या निरोगी है, निरोगी काया या रोगी काया, दो ही तो चीजें हैं उसमें। तो बाकी चीजें आ कहां से गई भाई? तो ये बाकी चीजें दी गई हैं हमारे कंफ्यूजन ने, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने, जो कि चल रहा था और अभी भी चल रहा है। चल रहा था कहो, चल रहा है कहो। मतलब आज ना एक बहुत इंटरेस्टिंग एक न्यूज आई व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो हो ही चुकी है, तो आप जानते ही हैं। व्हाट्सएप पे क्या न्यूज आई आपको मैं आपको दिखाता हूं। शायद उसकी इमेज है मेरे पास, लोकल इमेज ये रही। हाँ ये देखिए, ये क्या कहता है, हरियाणा में बंद हुए 292 सरकारी स्कूल, 25 से कम थी छात्रों की संख्या। ये रिजल्ट है साइंस बेस्ड एजुकेशन का और कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि साइंस बेस्ड एजुकेशन हमें रियल लाइफ से दूर ले जाती है, हमें एक्सपेरिमेंटिंग करने पर मजबूर करती है, और वो एक्सपेरिमेंट जिनका के ज्यादातर नुकसान होता है।
ज्यादातर, मैं कह रहा हूं ज्यादातर। कारण बड़ा सिंपल सा कारण है, क्योंकि सिस्टम डिफाइंड ही नहीं है। फाउंडेशन एक्सपेरिमेंट की जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो डिफाइंड ही नहीं है। एजुकेशन को हम जब तक ठीक नहीं करेंगे, दिशा उसकी ठीक नहीं करेंगे, तो निश्चित है कि हम लोग कभी भी कंफ्यूजन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इसके ऊपर कमेंट ये किया गया कि ये न्यूज बहुत पॉजिटिव है। और इसका जो मूल कारण क्या है, अब देखो, बेसिक अगर हम समझने की कोशिश जब करने लगते हैं, तो एक ये स्टेटमेंट आई मार्केट में, तो कितनी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। अब इसमें इसको आप, इसका कारण, तो कारण भी लिखा है, कारण भी लिखा है, और परिणाम भी लिखे हैं, पर क्या इस बात को आज की तारीख में कोई मानता है? कोई मानने को तैयार नहीं है। क्यों? 4-4 दिन के लिए तो लोग अपनी दुकानों को छोड़ करके जाने के, घूमने के लिए चले जाते हैं, टूरिज्म। और जबकि दुकान के बारे में यह कहा जाता है, और यह पुरानी कहावत है, आज की कहावत नहीं है, कि 4 दिन के लिए अगर तुम दुकान छोड़ दोगे तो 10 दिन के लिए दुकान तुम्हें छोड़ देगी। यानी पूरा 1 महीना नुकसान। 4 दिन के चक्कर में आपने 1 महीने का नुकसान कर लिया, और उन 4 दिन में आप जो खर्चा करके आए वो अलग। तो फिर तो आपको अलग पैसा, वो पैसा कमाना ही पड़ेगा ना, जो आपको बीमार करे या ना करे, वो सोचने का टाइम कहां मिलेगा। कहते हैं ऐसा पैसा नहीं कमाना जो कर दे बीमार समझ लो, ऐसा पैसा नहीं कमाना जो कर दे घर बर्बाद समझ लो। तो प्रॉब्लम क्या हो गई कि हम लोगों ने प्रोफेशन या कैरियर को तो पीछे कर दिया, छोड़ दिया, और वो एजुकेशन अपना ली जिसने हमें दुकान छोड़ने को सजेस्ट करना शुरू कर दिया कि दुकान छोड़ दो यार। दुकान में क्या सारा दिन तुम लगे रहते हो, दुकान पे सारा दिन तुम काम में लगे रहते हो, मेरे लिए तो तुम्हारे पास समय ही नहीं है। परिवार टूटे कैसे? सिंपल सा रीजन कि मेरे लिए तो तुम्हारे पास समय ही नहीं है। मतलब कमाल है कि किस तरीके से इस एजुकेशन सिस्टम ने, हमारे ने, पुराने एजुकेशन सिस्टम ने जो चल रहा था, उसने किस तरह से हमें दुकान छोड़ने पर डाइवर्ट किया। मैं ये नहीं कहूंगा मजबूर किया, डाइवर्ट किया। और शुरुआत कैसे हुई सोचो, समझ कर देखो, रिसर्च करो, इन चीजों पे रिसर्च करो, तो आपको कुछ समझ में आएगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरियर है लाइफ में, प्रोफेशन है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा पैसा नहीं कमाना जो कर दे बीमार समझ लो, ऐसा पैसा नहीं कमाना जो कर दे घर बर्बाद समझ लो। और टाइम इज मनी, ये सब बात जानते हैं इस बात को कि टाइम इज मनी। और समझते कितना है ये नहीं मुझे पता। और ये बता रहा है कि अगर आपने 4 दिन दुकान छोड़ दी, यानी 4 दिन का प्रोफेशन छोड़ दिया आपने, तो 10 दिन के लिए आप, 10 दिन में आप रिकवर नहीं कर सकते। दुकान के छोड़ने का मतलब समझे आप। दुकान पे नुकसान क्यों, फैक्ट्रियों में क्यों नुकसान होने लगे भाई? कोई कारण ही नहीं है। फैक्ट्री नुकसान करने के लिए कोई चलाता है क्या? कोई दुकान खोलता है नुकसान करने के लिए खोलता है दुकान? कोई विवाह करता है तो ये सोच करके करता है कि कल को मेरा डाइवोर्स हो जाना चाहिए। मतलब कोई बच्चा पैदा करती है, मां डिलीवर करती है,
तो क्या वो ये सोच के करके करती है कि कल को तो ये मर जाएगा तो आज ही इसको मार दूं? एबॉर्शन। तो हम कहां चल रहे हैं, कहां जा कर रहे हैं हम? तो हमें अपने एजुकेशन का आधार टेक्नोलॉजी को करना पड़ेगा, ना कि साइंस को। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज नो मीनिंग। टेक्नोलॉजी इज द फादर ऑफ साइंस। सो स्टार्ट वरिंग अबाउट फादर। जन्म पिता देते हैं, मां नहीं देती है। मां पालती है और डिलीवर करती है। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता था आज। एक्चुअली सुबह से मेरे दिमाग में आ रहा था और क्योंकि टाइम आया नहीं था अभी बात करने का, तो इसलिए मैंने आज ये इतनी लेट शुरू करी, 1 बजे के आसपास। नॉर्मली मैं 12 बजे के आसपास शुरू करता हूं, 11 से 1 कभी। वो तो मुहूर्त का हिसाब किताब है, कौन सी जानकारी कब देनी है तो उसके लिए क्या समय ठीक रहेगा, वो गणित थोड़ा सा करना पड़ता है। देश और काल का क्या महत्व है? यहां पर देश जो कहा गया है वो कंट्री को नहीं कहा गया है। देश कहा जाता है जिस स्थान पर आपने जन्म लिया, जिस घर में आपने जन्म लिया। एस्ट्रोलॉजी के लोग बहुत अच्छे से समझते हैं इस बात को। कि देश और काल का महत्व क्या है। यहां पर काल मृत्यु को नहीं कहा गया है, काल समय को कहा गया है। काल को लोगों ने मृत्यु से जोड़ दिया। मुझे समझ में कंफ्यूजन करने के लिए, देखो एजुकेशन सिस्टम ने क्या गलतियां करी, गलतियां कैसे हुई। एजुकेशन सिस्टम, जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम हम फॉलो कर रहे थे, उससे हमने गलतियां कैसे पकड़ी, कैसे हुई हमारे से गलतियां। देश शब्द, एस्ट्रोलॉजी वालों से पूछो, देश शब्द कहा गया है जिस स्थान पर आप पैदा होते हैं। और पैदा होने को हमने समझा दिया, डिलीवरी से लिंक कर दिया उसको, जबकि पैदा होना डिलीवरी से लिंक नहीं है। पैदा होना मतलब कंसीवमेंट से लिंक है, गर्भ में आने का लिंक है। तो कितना बड़ा कंफ्यूजन कर दिया इस एजुकेशन ने कि हमें पैदा होने का मतलब ही खत्म हो गया हमारी जिंदगी से। हमें यही नहीं पता कि हम पैदा कहां हुए। और देश शब्द कंट्री से जोड़ दिया, जबकि राष्ट्र होता है, देश नहीं होता है। राष्ट्र और देश में फर्क नहीं पता लगा। जन्म और कंसीवमेंट में, डिलीवरी में नहीं फर्क पता लगा। देश और कंट्री में, राष्ट्र में फर्क नहीं पता लगा। तो कंफ्यूजन तो पहले उससे ही शुरू हो गया, पैदा होते ही शुरू हो गया। अब मैं कौन से वाले पैदा होते ही की बात कर रहा हूं, यह कैसे पता लगेगा? लगेगा ही नहीं, क्योंकि मैं पैदा होने की बात कर रहा हूं, यानी डिलीवर हो गया, इस संसार में आ गया। और एक्चुअली पैदा होना मतलब होता है गर्भ में आना। अब गर्भ में आना संसार में आना है, और डिलीवर होना संसार में आना है, यह डिसाइड करना मुश्किल हो गया। पता ही नहीं है कि किसको हम पैदा होना कहें। पैदा होने का मतलब क्या है, नहीं समझ में आया। तो उस एजुकेशन सिस्टम के ऊपर अगर आप चलते रहोगे तो आपको मिलेगा क्या? कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। आप देश और राष्ट्र में फर्क नहीं समझ पाए। फिर काल मृत्यु को कह दिया, अकाल मृत्यु से जोड़ करके। काल यानी मार देता है जो लोगों को, मतलब काल को मृत्यु भी नहीं, काल वो जो मार देता है लोगों को।
तेरा काल आ गया, तेरा काल मैं हूं। मतलब कितने अजीब अजीब से स्टेटमेंट आने लग गए मार्केट में, जबकि काल समय को कहा जाता है। मृत्यु तो मृत्यु है, उसका काल से क्या कनेक्शन? ये कंफ्यूजन आए कैसे? ऐसे आए कि लोगों ने जब काल को समय की बात करी और पैदा होना जो है गर्भ में आने की बात करी, तो कहते वो समय तो पता ही नहीं लग सकता, वो समय तो पता ही नहीं लग सकता। अब क्या करें? तो भैया कुंडली कैसे बनेगी? जो कुंडली है वो जो एस्ट्रोलॉजर्स बनाते हैं, वो कुंडली है डिलीवरी के बाद की। पर डिलीवरी से पहले लोगों ने मान ही लिया कि हो सकता है गर्भपात हो जाए, हो सकता है अबॉर्शन हो जाए, मान ही लिया। तो ये दिया एजुकेशन सिस्टम ने हमें। इतना ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि स्त्री को अपने ऊपर इतना ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो बच्चे को अपने गर्भ में ठीक से रख पाएगी। वो बच्चे को पाल पाएगी, इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है। तो ये कॉन्फिडेंस गया कहां? एक किसी ने मुझे एक स्टेटमेंट बताई थी, एक कहानी सुनाई थी छोटी सी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ठीक कितनी है ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि किसी ने बताई थी और कहता है ये मेरे सामने की बात है। उसने मुझे ये कहा था, अब ये बात भी पुरानी हो गई है, शायद 2015 या 16 की बात है, 14, 15, 16 मतलब कभी की बात है, उससे 15 के आसपास की बात, 2015 के 2 साल इधर उधर लगा लो, तब की बात है। किसी ने कहा कि एक कोई फीमेल थी, प्रेग्नेंट थी, और वो काम पर जाती थी, अपना काम करने के लिए जाती थी, कुछ काम ले रखा होगा उसने, जाती थी, रोज जाती थी। डिलीवरी वाले दिन भी वो काम पर गई हुई थी, तो उसको लेबर पेन हो गए, और वहां पर कोई भी नहीं था उस समय में, तो वो कुछ नहीं हुआ। वो गई, उसने बच्चा डिलीवर किया, और उसका जो भी साफ सफाई करी और लेकर के आ गई, घर लेकर के घर आ गई। मतलब मैं हैरान, मैंने कहा कि ऐसा कैसे होता है? कहते जी पहले औरतें ऐसे ही करा करती थी, ऐसी हो जाती थी डिलीवरी। और उस समय में एवरेज एज क्या हुआ करती थी पता है आपको? 100 साल एवरेज एज की बात कर रहा हूं मैं। वैसे कलयुग में, ये तो कलयुग की कहानी सुना रहा हूं मैं आपको, कलयुग की कथा सुना रहा हूं मैं आपको। कलयुग में 120 साल की एवरेज उम्र होनी चाहिए, और हम कंफ्यूजन में 60 साल को कहते हैं कि जी हमारी तो एज, एवरेज एज बढ़ गई। मतलब कमाल है। एवरेज एज 40 साल हो गई थी। एवरेज एज 40 साल कैसे हो गई? तो वो 40 साल हुई युद्ध के कारण, वॉर्स के कारण, लड़ाइयों के कारण, हथियारों के कारण, कंफ्यूजन के कारण। आज भी अगर युद्ध बंद हो जाए तो एवरेज एज 120 साल की है। अकाल मृत्यु, इसीलिए काल को मृत्यु के साथ जोड़ दिया, और काल और मृत्यु एक ही बात हो गई, जबकि काल समय को कहा जाता है। महाकाल समय के रिप्रेजेंटेटिव है, वो समय के मालिक हैं। महाकाल यानी समय के मालिक। और आप कहते समय का तो कोई मालिक नहीं हो सकता। कमाल है, महाकाल की बात भी कर रहे हैं और समय के मालिक नहीं हो सकता वो भी कह रहे हैं। कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये सारा का सारा इसी कंफ्यूजन वाली एजुकेशन की देन है कि शिक्षा में
हम लोग आधार ही बदलना नहीं, आधार को ही नहीं समझ पा रहे कि आधार क्या होना चाहिए शिक्षा का। और शिक्षा का आधार तब समझ में आएगा जब हमें अपने जीवन का आधार समझ में आएगा। और अपने जीवन का आधार क्या है? कुंडली जो एस्ट्रोलॉजी में बनी हुई है, वो ठीक है कि गलत है उसका भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि टाइम ऑफ डिलीवरी तो एक्यूरेट हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि घड़ी जो है वो तो मैनमेड है, वो तो नेचुरल है ही नहीं। हम लोगों ने सूर्य की मूवमेंट को इस घड़ी से जोड़ दिया, मतलब कमाल है। कंफ्यूजन हमने पकड़ के ही रखा। हमने घड़ी का आधार चेंज करने की जरूरत नहीं समझी कि घड़ी का जो आधार है वही गलत है। पर उस आधार को प्रूव करने के लिए हमने सारी दुनिया को इधर से उधर कर दिया, सारी दुनिया को इधर से उधर कर दिया। तो मिला क्या? उससे यह मिला कि जो एवरेज एज 120 साल की थी वो एवरेज एज आज 60 साल की रह गई है। यह मिला है। जापान में कहते हैं एवरेज एज सबसे अच्छी चल रही है। पर वहां पे पैसा इतना है कि लोगों को यह नहीं पता कि इसका हम करें क्या, इस एज का, बढ़ी हुई उम्र का करें क्या। उपयोग नहीं है, बोझ बन गई है। वो ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं कि इस बड़ी उम्र का करें क्या। जब बेसिक आधार ही नहीं पता तो बड़ी उम्र का आप करोगे क्या? बड़ी उम्र का आप करोगे क्या? सोचकर देखो कि एवरेज एज आप 60 साल में खुश हैं या 40 साल में खुश हैं, या आजकल तो अब तो सब बहुत बड़ी समस्या एक पृथ्वी पर शुरू हो चुकी है, टीनेज सुसाइडल टेंडेंसी इन टीनेजर्स। बहुत भयंकर समस्या शुरू हो चुकी है पृथ्वी पर। वो इसी एजुकेशन सिस्टम का देन है। तो अब आप सोच लो कि एवरेज एज क्या हो जाएगी। आज की अगर आप एवरेज एज निकालेंगे, अगर हम उसको गिनते हैं डेथ को, नेचुरल डेथ ही तो गिनोगे, चाहे नेचुरल हुई है अकाल मृत्यु हुई, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ता है? तो आपको मिलेगा कि एवरेज एज 100 साल नहीं हुई है, 80 साल नहीं हुई है। एवरेज एज ऑन प्लेनेट अर्थ इज स्टिल 40 ईयर्स। तो हम कहां चल रहे हैं? हमें आधार तो ढूंढने ही पड़ेंगे, फाउंडेशन तो हमें ढूंढनी ही पड़ेगी। जब तक हम फाउंडेशन नहीं ढूंढ पाएंगे या उस तरफ काम नहीं शुरू करेंगे, तब तक आपकी जिंदगी, मतलब आप ये सोच लो कि आपका मनुष्य जन्म वेस्ट है, बेकार है। मनुष्य जन्म का उपयोग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस बात का कोई मतलब रह ही नहीं गया है। इस बात का कोई मतलब ही नहीं रह गया है कि आपका जीवन वेस्ट जा रहा है, बढ़ रहा है, ठीक हो रहा है, खराब चल रहा है, जैसा चल रहा है ऐसे ही चलाना है, तो रोगी ही रहना है, रोगी ही मरना है, सुसाइड करके ही मरना है, कष्ट में ही रहना है। डिसाइड आपको करना है। आप हो अपनी जिंदगी के मालिक। मालिक दुकान की बात करी गई है या तो, और हम तो सारी जिंदगी ही छोड़े बैठे हैं। प्रणाम। हम तो सारी जिंदगी ही छोड़े बैठे हैं। तो क्या हम लोग जिंदगी छोड़ करके जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम लोग जिंदगी छोड़ करके जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा है क्या? मुझे तो लगता है ऐसा है। ऐसा है क्या? जिंदगी तो छूटती नहीं है। वो कहते हैं कि अरे जिंदगी छोड़ना तो बहुत आसान है। लगता है क्या आपको?
जिंदगी जब छूटती है जब आपकी गिनती पूरी हो जाएगी, ऐसे नहीं छूटती है। और आप जबरदस्ती गिनती पूरी करना चाहेंगे तो होगी नहीं। वो तो एक गोली से आदमी मर जाता है। मर जाता है क्या? मरता तब है जब उसकी गिनती पूरी हो जाती है, नहीं तो लटका रहता है बीच में। चाहे कितनी परफेक्ट जगह पर गोली मार लो आप, इंस्टेंटली सांस उसकी नहीं छूटेगी, गारंटी है। इंस्टेंटली सांस तभी छूटती है जब आपकी काउंट पूरी हो जाती है। ये टाइम टेस्टेड है, आप कहीं पर भी टेस्ट करके देख सकते हो इस बात को, कभी भी। कितने ही एग्जाम्पल उठा लो, पता नहीं साइंस ने इस बात को क्यों नहीं स्टडी किया आज तक। मुझे पता नहीं लगता कि ये क्यों, क्या हो क्या रहा है। क्या हमें दिशाहीनता इतनी ज्यादा हो गई है हमारी कि हमें अपने पैदा होने का और डिलीवर होने में मतलब नहीं समझ आ रहा, देश और राष्ट्र में मतलब समझ नहीं आ रहा, काल और मृत्यु में मतलब समझ नहीं आ रहा। तो अब क्या करेंगे हम लोग? कहां जाएंगे हम लोग? कहीं भी चले जाओ एक ही बात है, तुम तो तुम ही रहोगे। तुमने अपने को तो नहीं समझा ना, तो तुम ही रहोगे। जाओ जहां मर्जी। इतना ट्रेवल किया, इतना तीर्थ किया मैंने, तीर्थ करने से क्या हुआ? इतना टूरिज्म किया मैंने, क्या हुआ उससे? हमने दूसरों का रहन सहन समझा, चलो समझ लिया, उससे क्या हुआ? भैया जिस स्थान पर तुम रहते हो वहां का रहन सहन अगर तुम्हें नहीं सूट करता तो तुम इधर उधर जाओगे, वो सूट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देश और काल की इंपॉर्टेंस तो तुम्हें समझनी ही पड़ेगी। देश और काल की इंपॉर्टेंस जब तक नहीं समझोगे, जब तक आपकी जिंदगी तो झंड रहने ही वाली है। वो एक ना बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट कही गई है, जिंदगी झंड फिर भी घमंड। और जिंदगी झंड होने से बचाने के लिए तो आपको अपने आप को समझना ही पड़ेगा, अपने देश, मतलब आपको समझना ही पड़ेगा कि आप क्या बात कर रहे हो, क्या कह रहे हो। कारण जो भी आप किसी को कोई गाली देते हो तो क्या बिना कारण के देते हो गाली? आज तक क्या किसी ने किसी को बिना कारण थप्पड़ मारा है? एक भी बता दो मेरे को आप एग्जाम्पल। आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं आएगा। बिना कारण कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता बिना कारण। और बिना कारण जाने अगर आप करण करेंगे तो वो तो आपको नुकसान देगा ही देगा फाइनली, चाहे कुछ भी कर लो आप, कैसे ही कर लो। वो कहते हैं कि जुआ खेलते हैं कुछ लोग, जुआ इज ए गेम। वो तो गेम खेलते हैं, गेम खेलने के लिए तो वो कहा ही जाता है कि आप खेला करो, खेलोगे कूदोगे। क्या वो एक और कहावत है, ये भी एक कहावत है, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। अब नवाब बनने का मतलब क्या होता है ये भी आप पब्लिक में समझ लेना कि नवाब बनने का मतलब क्या होता है। बहुत खतरनाक मतलब होते हैं इनके। और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। और फिर कहा जाता है कि पीटी के पीरियड होते हैं स्कूल में, खेल कूद के पीरियड होते हैं, सारे स्पोर्ट्स के इतनी सारी फैसिलिटी है स्कूल में। मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स एजुकेशन सिस्टम ही दे रहा है आपको। तो उस एजुकेशन सिस्टम का आप क्या करोगे जो आपको ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहा है? और नवाब का मतलब बताया नहीं किसी ने। वो खेलने कूदने से खराब होता है अच्छा होता है ये तो समझाया नहीं किसी ने। तो स्पोर्ट्समैन तो इतने सारे, स्पोर्ट्स इतना बढ़िया कैरियर माना जाता है, तो वो क्या है फिर?
फिर एक स्टेटमेंट आती है मार्केट में, बैलेंस करो, लाइफ को बैलेंस रखो। ये इसी स्टेटमेंट का मतलब नहीं आज तक साइंस समझा पाई कि बैलेंस का मतलब क्या होता है, लाइफ को बैलेंस रखने का मतलब क्या होता है। और तो और भोजन को बैलेंस रखो, उसका मतलब नहीं समझा पाई आज तक कि भोजन को संतुलित रखो। संतुलित शब्द ही, संतुलित और बैलेंस शब्द ही गड़बड़ हो गए। संतुलित का मतलब कमाल है यार। क्या क्या एजुकेशन ले रहे हैं हम लोग और कहां जा रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं हम लोग। महिलाओं की यह हालत हो गई है बेचारियों की कि आज वो अपने आप को दूसरे पर ही निर्भर समझती है हमेशा, जबकि मेंटल वेल्थ उनके पास पुरुष से 9 गुना ज्यादा है। और वो दूसरों के ऊपर निर्भर अपने आप को मानेगी, तो मानेगी किसके ऊपर निर्भर मानेगी अपने आप को। मुझे आज तक तो यही समझ में नहीं आया कि महिलाएं जो हैं वो अपने आप को दूसरे पर निर्भर मानने लग गई हैं। भैया दूसरे पर निर्भर तो अपने से ज्यादा स्ट्रांग होगा उसी पे तो निर्भर हो गए। मेरे पास 100 रुपए है और उसके बाद 10 रुपए है, तो मैं उसके 10 रुपए पे निर्भर होऊंगा या वो मेरे 100 रुपए पे निर्भर होगा। सोच करके देखो आप इस बात को, तो कितनी मूर्खता लगेगी कि 100 रुपए वाला आदमी 10 रुपए वाले आदमी पर निर्भर करता है। और आजकल की सारी फैक्ट्रियां ऐसी चल रही हैं कि अरबपति आदमी 10-10 रुपए वाले मजदूर पर डिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप सारे के सारे या तो यही मान के चलोगे भाई हम तो दूसरे पर निर्भर हैं, तो फिर तो आपकी जिंदगी झंड हो ही गई, फिर तो बचा ही कुछ नहीं। और कहते हैं आत्मनिर्भर बनो। अब यह कॉन्ट्राडिक्शन कैसे दूर होगी कि आत्मनिर्भर बनो, हर कोई बनना चाहता है आत्मनिर्भर, और दूसरों पे डिपेंडेंट होकर के, मतलब दूसरे पे डिपेंडेंट होकर आप आत्मनिर्भर कैसे बनोगे ये बता दो मेरे को। आप आज बता दो, आज बता सकते हो तो बहुत। वो कहते हैं मनुष्य को अपना लक्ष्य पता होना चाहिए। भैया सारे ये कहते हैं, कुछ और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जिस दिन तुम पैदा डिलीवर हो गए उसी दिन आपका लक्ष्य निर्धारित हो गया। अब कौन सी बात मानोगे आप? दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई ना बातें। एक कह रहा है लक्ष्य निर्धारित करो और एक कह रहा हो गया, पैदा होते ही हो गया था वो तो। अब मैं क्या करूं? मतलब हर चीज में कॉन्ट्राडिक्शन, ईच एंड एवरी पॉइंट हैज ए कॉन्ट्राडिक्शन, ईच एंड एवरी पॉइंट गिवन बाय साइंस। यही अगर टेक्नोलॉजी पर होता तो थर्मामीटर है 100 डिग्री बता रहा है बॉइल्ड पानी का टेम्परेचर, बात खत्म। तो आज का दिन मैंने जो चुना था, हमने तो क्या कहूं, मैंने ही कहा था, मैंने ही चुना था। असल में मेरे को तो कोई किसी ने बताया तो नहीं, क्योंकि मुझे तो खुली छूट दे रखी है कि भैया शेयर करनी है आपको इन्फॉर्मेशन। कृष्णेंद्र कथा के माध्यम से समय से जुड़ना सिखाता हूं। मेरे बारे में यह कहा जाता है कि कृष्णेंद्र कथा के माध्यम से समय से जुड़ना सिखाता हूं। ज्ञानवीर का मुझे वो कहा गया था, ज्ञानवीर कृष्णांश मेरे को कहा गया था 2006 में, जब एशो सभ्यता के दिया हुआ समय चक्र को इस पब्लिक में डेडिकेट किया गया था। 15 जुलाई 2006 विश्व गुरु पद पर भारत पुनर्स्थापित कहते हुआ था। अब मुझे नहीं पता पुनर्स्थापित क्या होता है, पर उस दिन घोषणा यही हुई थी। अगर आप चाहो तो मैं आपको वो वीडियो दिखा सकता हूं, सुना सकता हूं थोड़ी देर में ढूंढ करके। खैर, तो ये बात तो हो गई। हम दो बात कर रहे थे कि आधार को समझे तो हमें अपने आधार को समझना ही पड़ेगा, तभी हम जाकर के अपने बिल्डिंग को बना सकते हैं।
ठीक बना सकते हैं। बिल्डिंग तो बनी जाएगी, बिल्डिंग को ठीक बना सकते हैं, मन मुताबिक बना सकते हैं, मन मुताबिक बना सकते हैं, अपने मन के हिसाब से बना सकते हैं। किसी के मन के हिसाब से अगर मैं अपनी बिल्डिंग बनाऊंगा तो वो किसी काम नहीं आने वाली। अपनी बिल्डिंग तो मुझे अपने मन के मुताबिक ही बनानी पड़ेगी, मेरे पास और कोई हल है नहीं। और मेरे पास का मतलब यहां पर है, हर एक कोई कह रहा है अपने आप को, ये हर कोई अपने आप को यह बात कह रहा है कि मुझे तो अपने मन मुताबिक ही बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, दूसरों पर निर्भर रहकर मैं बिल्डिंग नहीं बना सकता। दूसरों के ऊपर निर्भर रहकर के मैं अपनी बिल्डिंग कैसे बनाऊंगा भाई? तो दूसरे तो आपको अपनी दिशा दिखाएंगे। मतलब मैं क्या समझने की बात है कि दूसरे तो आपको अपनी दिशा दिखाएंगे। एक गोला होता है ना, गोले के अंदर अगर आपको जानकारी हो थोड़ी सी ज्योमेट्री की, कि 360 डिग्री का गोला कहा जाता है, तो इसका मतलब मोटा मोटा यह हो कि 360 डायरेक्शन हो गई जहां पे चल सकता है आदमी। क्या यह बात सही है ना? क्योंकि 360 डिग्री में फिर हर डिग्री में 60-60 मिनट है, 60-60 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, हर डिग्री को 60-60 मिनट में डिवाइड किया हुआ है। अभी भी काम नहीं चला। उस हर मिनट को 60-60 सेकेंड्स में डिवाइड किया हुआ है। अभी भी काम नहीं चला। मतलब 60 इंटू 60 इंटू 360, इतने की तो हम बात करते हैं, पर इससे काम नहीं चलता। जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो इससे भी काम नहीं चलता, और जब मनुष्यों की गिनती की बात करेंगे तो इससे काम चलने का सवाल ही नहीं उठता। वो जो 1 सेकंड है उसको भी डिवाइड करना पड़ेगा आपको, फर्दर डिवीजन करना ही पड़ेगा। फर्दर डिवीजन मिली सेकंड, मतलब मिली सेकंड की जब बात तो करने ही लग गए लोग, तो समझो कि 1 सेकंड के 1000 डायरेक्शन निकाल दिए, 1 सेकंड में से 1000 डायरेक्शन निकाल दी। और आजकल तो नैनो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब 1 सेकंड में से आपने, कितनी हो गई यार, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, 10 लाख, 100 लाख, 100 लाख इज 1 करोड़। 10 लाख 1 करोड़ होता है कि 100 लाख 1 करोड़ होता है? 10 करोड़। 10 करोड़ डायमेंशंस निकाल दिया आपने। 100 करोड़ या 10 करोड़ जो भी होगा वो आप हिसाब लगा लो अपने आप ही। 1 सेकंड में से इतनी डायमेंशन निकाल दी। अब इनको गुणा कर लो आपस में। तो इतनी डायरेक्शन पॉसिबल है। और अभी जनसंख्या कितनी है? मात्र 800 करोड़। अगर 10 करोड़ भी मैं लगा लूं, चलो 10 करोड़ इंटू 60 इंटू 60 इंटू 360, इतनी डायरेक्शन पॉसिबल है। तो यानी एक आदमी के पास कितनी सारी ऑप्शन है, कौन सा रास्ता पकड़ूं मैं? कौन सा रास्ता पकड़ूं मैं? तो और हमें चिंता है कि हमारे पास तो रास्ते है ही नहीं। ऐसा नहीं है, हमारे पास बहुत रास्ते हैं भैया। एक के पास ही बहुत सारे रास्ते हैं, और एक ही रास्ते में 2 जने नहीं चल सकते, ये किसने कहा? अलग अलग टाइम पे तो 2 रास्ते, एक रास्ते पे 2 लोग चल सकते हैं आराम से। ट्विन की डिलीवरी को समझो आप। जब 2 बच्चे डिलीवर होते हैं तो क्या दोनों एक साथ डिलीवर होते हैं? एक एक करके ही तो डिलीवर होते हैं।
तो रास्ता चाहे कितना भी छोटा हो, एक चला जाएगा। और एक एक करके जितने भी जा सकते हैं, कोई गिनती नहीं है। तो एक ही रास्ते पर 800 करोड़ चल सकते हैं। और वैसे भी पृथ्वी को गोल कहा गया है, तो भैया घूमते रहो। साइंस तो घुमाती रहेगी आपको। घूमते रहो, घूमते रहो, घूमते रहो, घूमते रहो, घूमते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि घूम रहे हो, आपको पता ही नहीं है। घड़ी जो एनालॉग घड़ी और डिजिटल घड़ी में फर्क समझो। एनालॉग लिविंग एंड डिजिटल लिविंग का आपको मतलब समझ में आ जाएगा। हम लोग डिजिटल लिविंग की बात कर रहे हैं। ऐशो सभ्यता डिजिटल लिविंग के सिखाती है, में रहना सिखाती है और रहती है। जबकि अन्यान्य सभ्यता में कन्वेंशनल लिविंग थी। और कन्वेंशनल लिविंग मतलब आप गोल 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 घूमते रहो। घड़ी को देख लो, ये आपके पीछे लगी हुई है। ये गोल 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 ऐसी बेचारी घूमती रहती है सारा दिन सारा दिन सारा दिन। और यही घड़ी आपकी जिंदगी को ऐसी घुमाती रहती है सारा दिन सारा दिन सारा दिन। ना आपका सूर्य उदय होने देती, ना सूर्यास्त होने देती। चंद्रमा का तो पता ही कुछ नहीं है। आपको तो चंद्रमा का पता ही कुछ नहीं है कि चंद्रमा आपको दे क्या रहा है। वो सूर्य उदय होता नहीं, सूर्यास्त होता नहीं। ये तो घड़ी तो घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। आप भी ऐसे ही घूमते रहते हो, घूमते रहते हो, घूमते रहते हो। मिलता कुछ नहीं है बीमारी के अलावा। सेल खत्म हो जाता है। वो पुनर्जन्म को लोग सवाल उठाते हैं, पुनर्जन्म नाम की कोई चीज नहीं होती। भैया सेल खत्म हो गया, सेल दूसरा लग गया। इतनी सी बात भी समझ नहीं आई, क्यों घड़ी समझा ही नहीं पाई ये बात। पर घड़ी क्या बता रही है आप सोच नहीं सकते। घड़ी बता रही है कि उसी घड़ी में भी सेल लग सकता है। यानी पुनर्जन्म में आपको यही शरीर एज इट इज इतनी उम्र का ही मिल सकता है। आप करोगे क्या? रोगी है आपका शरीर, तो आप चाहोगे ही नहीं ये शरीर मिले मुझे। आप खुद ही नहीं चाहोगे कि आपको ये शरीर मिले मरने पर। और वैसे आप मुक्ति लेना चाहते हो। आपको मुक्ति कैसे मिल जाएगी? तो अगेन कॉन्ट्राडिक्शन कि आपको मतलब सारी बातें ही कॉन्ट्राडिक्टरी है एक दूसरे से, जुड़ी नहीं हुई कहीं आपस में, कहीं पर जोड़ ही नहीं है। कॉन्ट्राडिक्शन की दिशा ही अलग अलग है। सूर्य उदय और सूर्यास्त में फर्क ही नहीं पता। एक ही तो बात है, वो भी लाल होता है, वो भी लाल होता है। सूर्य उदय देखा आपने, अब सूर्यास्त भी देख कर आओ। मतलब हद हो गई। आप समुद्र के किनारे बैठ जाओ तो आपको सूर्योदय भी दिख जाएगा, सूर्यास्त भी दिख जाएगा। ये प्रॉब्लम क्या है? और डायरेक्शन कोई सी भी हो तो गोल गोल घूमना खत्म हो जाता है जब आप समुद्र के किनारे पहुंच जाते हो। तो फिर क्या आप मर गए? समुद्र के किनारे पहुंचना मरना कहलाता है क्या? बहुत सारे के सारे कंफ्यूजन दिए गए हैं ये। और ये कंफ्यूजन कलयुग ने नहीं दिए हैं। ये कंफ्यूजन दिए हैं हमने अपने कृष्ण को सुला दिया। कृष्ण तो कहता है कि मैं तो सबके अंदर हूं ही। हमने मानना बंद कर दिया। हमें किसने बताया कि कृष्ण तुम्हारे अंदर है नहीं है? किसने कहा? यह सब तो कहते हैं भगवान सारे सबके अंदर है। पर प्रॉब्लम यह है कि हमने इंसान को ही भगवान बना दिया। समस्या यहां से शुरू हुई है। हमने इंसान को ही भगवान बना दिया कि वो तो मेरे लिए भगवान है, डॉक्टर तो भगवान है। तो भगवान शब्द को हमने नहीं समझा, देवी देवता शब्द को हमने नहीं समझा। 33 करोड़ और 19 करोड़ और 1 करोड़ के चक्कर में लग गए, पर देवी और देवता शब्दों को नहीं समझा हमने। दत्तात्रेय को नहीं समझा। और दत्तात्रेय के भी गुरु थे, उनको तो उनके बारे में तो पता ही कुछ नहीं है किसी को कि दत्तात्रेय के गुरु कौन थे।
गॉड शब्द दत्तात्रेय के लिए कहा गया है, त्रे, GOD। और भगवान को एक्सप्लेनेशन किया लोगों ने क्या? 5 तत्व, भ से भूमि, आ से अग्नि, आ से आकाश, वो सारा कुछ बना के, गा से गगन, वा से वायु। तो भगवान, और फिर एक स्टेटमेंट ये तो पहले से ही है कि 5 तत्वों से सब कुछ बना है, तो सब कुछ भगवान हो गए, तो सारे भगवान हो गए। तो अगेन कंट्राडिक्शन। तो कृष्ण ने क्लियरली कहा था महाभारत में कि इंद्रियों का राजा वो मैं हूं। तो भाई इतनी सी बात ही समझ लेते तो आपको पता लग जाता कृष्ण आपके अंदर कैसे है, आपके इंद्रियों का मालिक है। जो भी आपकी इंद्रियां जहां पर भी जाके जुड़ती हैं वो कृष्ण है, बात खत्म हो गई। बात ही समाप्त हो गई, सिंपल सा एक शब्द। और कृष्ण ने इतने उससे कहा था, अथॉरिटी से कहा था ये बात। सेल्फ कॉन्फिडेंस किसको कहते हैं? कृष्ण ने दिखाया। आत्मनिर्भरता किसको कहते हैं? कृष्ण ने बताया। पर कृष्ण को कोई समझ ना पाया। समय से जुड़ना सिखाता हूं का मतलब क्या है? अब मेरे बारे में यह कहा जाता है, मेरे जो डेफिनेशन दी गई है वो यही दी गई है, कृष्णेंद्र कथा के माध्यम से समय से जुड़ना सिखाता हूं। समय का जोड़ना असंभव है, मैं समय का ज्ञान कराता हूं। मुझे फादर ऑफ टाइम डिक्लेयर किया गया था 2006 में। ज्ञानवीर कृष्णांश नाम दिया गया था मुझे। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूं, दिखाऊंगा। जब तक वो वीडियो मिलता है मेरे को ढूंढता हूं, इतने बात भी करते रहेंगे। आप एक बार ये पढ़ो जरा, 7 फेजेस ऑफ लाइफ के बारे में देखिए। मैं आपको वीडियो ढूंढ करके दिखाता हूं जिसमें, हाँ मिल गया ना, 2 वीडियो हैं। तो दो वीडियो है, आपने ये थोड़ा देखा इसका, ये 7 फेजेस ऑफ लाइफ दिखा रहा है। तो मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको और जानकारी करवाऊंगा। पहले लोग भविष्यवाणी करते थे या बात करते थे, कितना उसका अर्थ होता था। आज इस नए चक्र से हमें पता चला विश्व गुरु पद की पुनर्प्रतिष्ठा है ये नवीन समय चक्र, नई समय प्रणाली। क्योंकि हमारे ही देश के महान ऋषियों ने, वैज्ञानिकों ने 0 दिया था, पूरे विश्व को दशमलव पद्धति दी थी। आज उसी दशमलव पद्धति पर हम अपने समय प्रणाली को लेकर आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जिसमें सभी मापदंड दशमलव के ऊपर आधारित है। तो अब समय ही अकेला बचा था जो दशमलव प्रणाली पर आधारित नहीं था। तो हम और पूरा विश्व ऋणी रहेगा डॉक्टर अग्रवाल का, जिन्होंने इतना एक नवीन विचार देकर पूरे वैज्ञानिकों की विचारधारा को एक नया मोड़ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब मैं आपको दूसरा वीडियो सुनाता हूँ। दुनिया को सही था, हाँ बिल्कुल वही
सरदार हो जाएगा। ये बात आपने पंडित जी के मुंह से भी सुन ली और क्या करें भाई, पंडित तो जो कहते वो सच होया करे हैं। तो देखिए इन्होंने ये जो आपने देखे होंगे 3-4 लोग बैठे थे, एक संत बैठे थे भगवा उसमें गेरुआ धारण किए हुए, तो उनके साथ जो राइट उनके लेफ्ट में जो बैठे थे, मतलब बिल्कुल कोने में जो बैठे थे वो मैं ही था। तो उस समय में ये 2006 की बात हो रही है, 15 जुलाई 2006, आपने डेट देखी होगी शायद, पीछे बैनर लगे हुए थे। तो मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा था मेनली कि हमें अपने आधारों पर लौटना होगा। लौटना क्या होगा, लौट तो सकते ही नहीं ना, पर हमें अपने आधार को समझना होगा। तो उसके लिए ये आपको 7 फेजेस ऑफ लाइफ दिखाए गए हैं, इंडिविजुअल के हैं ये। ईच इंडिविजुअल इन ह्यूमन बर्थ का ये फेज सिस्टम दिया है, फेजेस ऑफ लाइफ। तो गर्भ काल बताया गया है 3 साल का, 0 से 3। अब यहां पर बात हो रही है जन्म से, और जन्म हमारे यहां पर जन्म गिना जाता है जब आप गर्भ में आते हैं, तो गर्भ काल की बात हो रही है। और गर्भ काल 3 साल का होता है एक्चुअली, जिसको कि हम 9 महीने, 7 महीने और 8 महीने कह रहे हैं। ये बहुत ही गलत इंफॉर्मेशन है। गर्भ काल 3 वर्ष का होता है। और निश्चलिज्म प्रोसीजर है जो मां को एडॉप्ट करना होता है। जब बच्चा गर्भ में आता है तो उसको निश्चलिज्म प्रोसीजर एडॉप्ट करना होता है, जिससे कि बच्चा स्वस्थ पैदा हो, हेल्दी चाइल्ड, उसको कोई भी रोग ना हो, किसी भी तरह का, ना जेनेटिक रोग तो बिल्कुल भी ना हो। जो जेनेटिक रोग होते हैं वो इसी पीरियड में खत्म किए जा सकते हैं, 0 से 3 साल में। पक्की बात है, ये संभव है ये, प्रोवाइडेड जो डिलीवरी करेगी फीमेल वो तैयारी कर ले अपनी। बिना तैयारी के संभव नहीं है, करना ही पड़ेगा। तो निश्चलिज्म प्रोसीजर है उसके लिए। फिर होता है बाल्यकाल, बचपन जिसको कहा गया है, वो 3 साल से 9 साल तक की उम्र में बाल्यकाल होता है। और उसका जो उस पीरियड में क्या सीखना है, क्या करना है, वो एम्बेडिज्म प्रोसीजर दिया गया है, उसको यूज करना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद आता है संभाल काल, 9 से 18 वर्ष की उम्र, 9 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र तक। उसके लिए आइडोलिज्म प्रोसीजर दिया गया है। यानी इसको कहते हैं ना, वो कौन सी अवस्था कहते हैं इसको, कुछ तो कहते हैं हम लोग, टीनेज भी कह देते हैं, पर टीनेज तो 13 से 19 होती है। ये जो काल है संभाल काल 9 से 18 होता है, 9 वर्ष से 18 वर्ष। फिर आता है कर्म काल, प्रोफेशन। उसके लिए प्रोसीजर दिया गया है षोडशिज्म, 16 के रहो 16 के दिखो, षोडशिज्म। फिर आता है विवाह काल, और वो सारी उम्र का होता है। उसके लिए प्रोसीजर है युगलताइज्म। और फिर आता है परिवार काल, वो भी सारी जिंदगी का है। उसके लिए प्रोसीजर है शुक्रिज्म। फिर आता है संपूर्ण आनंद काल। कितने हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7, संपूर्ण आनंद काल। यह शुरू होता है 58 साल की उम्र से, और इसके प्रोसीजर को कहा गया है केतुइज्म। तो इस तरीके से
काल के हिसाब से, समय के हिसाब से हम लोग आयु को डिवाइड किया गया है। और अगर आप ये प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं तो आपकी लाइफ 125 साल हो जाएगी। अकाल मृत्यु का नहीं कह सकते हम इसमें। एक्सीडेंट से आपकी मृत्यु हो जाती है तो वो मैं नहीं कह सकता। कोई आपको गोली मार दे तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। अकाल मृत्यु बीच में हो सकती है कभी भी, पर काल, अगर आप ठीक ठाक जिंदगी जीते हैं तो आपकी उम्र, एवरेज उम्र 125 साल की हो जाएगी। मैंने यहां पर 125 क्यों कहा, जबकि कलयुग में 120 साल की बात करी गई है। तो 120 साल को मतलब यहां पर एक्चुअली जो साल है उसके ड्यूरेशन में फर्क है। कि साल कितने दिनों का। तो ऐशो सभ्यता में साल जो है वो 375 दिनों का माना जाता है। एवरेज साल 375 दिनों का माना जाता है। एवरेज एज जिसमें 120 साल है उसमें साल 375 दिनों का माना जाता है, 375 डेज, और तब 120 साल बनती है। मोटा मोटा आप ये समझ लें। तो एक्चुअली मैं क्या इसमें, ये तो मैंने बताई आपको कि 120 साल की एवरेज एज हो जाएगी, प्रोवाइडेड साल 375 दिन का मानो आप। अब 120 साल की एवरेज उम्र क्यों? 120 साल की एवरेज उम्र क्यों? तो 40 साल के 3 फेज होते हैं। 40 साल के 3 फेज होते हैं। 40 साल के 3 फेज होते हैं। पहला फेज क्या हुआ? पहला फेज हुआ आपका वो तीन का वो बताया ना मैंने, ब्रह्मा विष्णु महेश। महेश करने वाला, विष्णु पालने वाला, देने वाला। और KRD करने वाला, रखने वाला। सॉरी, जो सेकंड फेज है वो विष्णु का, वो रखने वाला, और D देने वाला, ब्रह्मा। तो पहला फेज महेश 40 साल का, उस उम्र में आपके पास एनर्जी बहुत हाई लेवल होती है। महेश जो है एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो एनर्जी बहुत हाई लेवल की होती है आपके पास। उस समय में पीक एनर्जी रहती है आपके पास। जिसकी एनर्जी उस पीरियड में कम होगी वो समझो रोगी रहेगा आगे की आने वाली उम्रों में। तो ब्रह्मा का जो काल है वो मिलेगा ही नहीं उसको। 80 साल की उम्र में निमट जाएगा। 80 तक भी पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा पता नहीं। तो ज्यादातर लोगों की उम्र में ब्रह्मा वाला पीरियड तो आता ही नहीं है। इसीलिए ब्रह्मा के बारे में समझ में आई नहीं अभी तक किसी को। विष्णु वाले पीरियड में कष्ट इतने होते हैं कि विष्णु की समझ में आई नहीं किसी को। एक महेश का पीरियड जरूर है जो थोड़ा बहुत कुछ अच्छा कर लिया, खराब कर लिया, एंजॉय कर लिया,
आनंद ले लिया, मतलब कुछ कुछ तो जो भी करा हमने, तो 40 साल ही रहते, इसीलिए 40 साल में 40 बार सोचता है अब तो बस मर जाए तो अच्छा है। तो आप देख लो, आप संपूर्ण आनंद का तो टाइम ही नहीं है आपके पास। आनंद, पूर्णानंद, संपूर्ण आनंद, ब्रह्मा काल संपूर्ण आनंद का काल है। 40 साल तो आनंद में ही बीत जाते हैं, उसके बाद पूर्णानंद शुरू होता है और फिर संपूर्ण आनंद। अब देख लो आप कि क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है। और अब मैं 40 साल का डिवीजन बताता हूं आपको। 40 साल का क्या 40 साल का क्या मतलब है? तो यहां पर 40 साल का मतलब है पहले 10 साल सतयुग, आपको इससे यह भी पता लग जाएगा कि आपका जो वो चल रहा है, क्या कहते हैं, ये त्रेता पहले और द्वापर बाद में क्यों आया, ये भी पता लग जाएगा आपको। जबकि नॉर्मली त्रे मीन्स 3 पीछे बाद में आना चाहिए और द्वापर 2 मीन्स पहले आना चाहिए। ऐसा नहीं है, सतयुग के बाद त्रेता युग आता है, तो आपको अभी समझ में आ जाएगा। पहले 10 साल क्या सतयुग, तो आप देखो 10 साल तक आपको कोई मतलब कोई टेंशन तो होती नहीं। बाल्यकाल तक तो आपको क्या टेंशन है, टेंशन लेने वाले और है ना आपके लिए। तो आप नॉर्मली आत्मनिर्भर होते हो, आनंद में रहते हो, मतलब बिना किसी टेंशन परवाह के मस्त रहते हो, मस्त जिसको कहा जाता है। सतयुग का मतलब यह है, सतयुग। दूसरा बताया गया है त्रेता युग, दूसरे 10 साल। तो त्रेता युग समझना है तो आप राम जी का देख लो वनवास। और आजकल क्या होता है, पढ़ाई करने के लिए घर से दूर, तो वनवास ही तो है वो। हॉस्टल में रहना वनवास के बराबर ही तो है। इसीलिए त्रेता पहले आता है। तो दूसरे 10 साल त्रेता युग आपकी जिंदगी का, तीसरे 10 साल वो क्या है, तीसरे 10 साल है द्वापर युग, महाभारत। देख लो, तीसरा जो साल है, तीसरा जो दशक है वो महाभारत का होता है। और आप देखो अपनी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में उस समय महाभारत होती है कि नहीं होती? आपकी जिंदगी में द्रौपदी आई है, कुंती आई है, गांधारी आई है, कौन आया है? आपको पता लगेगा, आपको महाभारत का मतलब समझ में आ जाएगा। क्या आपकी जिंदगी में सीता माता आई है, सीता आई है, या आपकी जिंदगी में द्रौपदी आई है, या आपकी जिंदगी में कुंती आई है, या आपकी जिंदगी में गांधारी आई है? सारे एग्जाम्पल अवेलेबल है आपके सामने। या आपकी जिंदगी में पार्वती आई है, या आपकी जिंदगी में रुक्मिणी आई है, या आपकी जिंदगी में सत्यभामा आई है, या आपकी जिंदगी में राधा आई है। देख लो, आप सोच लो, समझ लो। बड़ा सिंपल सा, सिंपल, इससे ज्यादा आसान तो समझने में कुछ हो ही नहीं सकता। और फिर आता है कलयुग। कलयुग यानी पे बैक पीरियड। जो कुछ आपने कमाया है उसको खर्चने का समय। अगर आपने
बढ़िया आपके पास पत्नी आ गई, वो कहते हैं निरोगी काया घर में माया, वो पता नहीं एक है तो सही, वो पूरा वाक्य मुझे याद नहीं रहता, एक्चुअली बुढ़ा हो गया ना अब मैं, तो याद नहीं रहता मुझे, ऊपर है ऐसा कुछ, आप ढूंढ लेना, पूछ लेना अपने बाबा जी से, पूछ लेना ग्रैंड पेरेंट्स से या पेरेंट्स से, या इंटरनेट है ना, गूगल बाबा से ढूंढ लो, आप मिल जाएगा। निरोगी काया घर में माया, पत्नी का सुख और संतान के बारे में कुछ कहा गया, कुछ तो कहा गया है, आज्ञाकारी संतान, फिर आपका जीवन है महान। आपकी निरोगी काया है तो आपको और क्या चाहिए बताओ? वो पहले वो अवस्थाएं समझनी पड़ेंगी आपको। देखो ये कुछ नहीं है, तुक्का उक्का कुछ नहीं है, सब कुछ कमाना पड़ता है। रोग भी आप कमाते हो और निरोगी काया भी आपको ही कमानी है। अपने भरोसे रहना सीखो, कोई हल नहीं है आपके पास, कोई चॉइस नहीं है। तो जो आपको मिला, जैसी भी आपकी संगनी मिली आपको, मैंने इतने सारे एग्जाम्पल दिए, तो वैसे ही आपका कलयुग बीतेगा। आप देख लो, अब आप समझ लो आप। तो ये मैंने ये तो कह दिया कि ये होगा, तो यहां पे तो आज लड़कों के लिए तो हो गया, अब लड़कियों के लिए सेम, एब्सोल्युटली सेम टू सेम। क्या आपको राम जैसा पति चाहिए, या कृष्ण जैसा पति चाहिए, या दुर्योधन जैसा पति चाहिए, या अर्जुन जैसा पति चाहिए, या 5 पांडवों में से कोई एक सा पति चाहिए, या आपको कौरव धृतराष्ट्र जैसा पति चाहिए? जीवन साथी कैसा चाहिए आपको? यह पहचान आपको कैसे होगी भाई? आपको शत्रुघ्न चाहिए, या आपको भरत चाहिए, या आपको परशुराम जी की तरह का चाहिए, या आपको वो कौन थे बलराम जैसे चाहिए? कृष्ण उसमें 100 कौरव हैं, देख लो कौन सा चाहिए, किस तरह का चाहिए। सारे एग्जाम्पल तो अवेलेबल हैं। अगर आपको राम जैसा पति चाहिए तो आपको खुद को सीता जैसा तो बनाना ही पड़ेगा ना। अगर आपको अर्जुन जैसा पति चाहिए तो देख लो आप। अब अर्जुन जैसा पति चाहिए का मतलब क्या हुआ? अर्जुन के विवाह कितने हुए थे वो देखो, अब उनमें से कौन सी पत्नी बनना चाहोगी आप? सब कुछ आपके हाथ में है। तो ये सारी चीजें समझ करके ही तो आप अपनी जिंदगी को बढ़िया अच्छा या खराब कर सकते हो। मेरा काम तो बताना है, मैंने बता दिया, और समझना तो आपका काम है। सबके लिए ये ओपन है, मतलब बाजार में है ये डिस्कशन सारे के सारे। आप समझ लो, देख लो, जो आपका मन करे। तो आपको डिजिटल लिविंग में जाना है तो ऐशो सिविलाइजेशन, अगर घड़ी की तरह घूमते रह जाना है तो आप अन्यानी सभ्यता में ही रहते रहो। कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जीवन है, आपको ही फर्क पड़ेगा जो भी पड़ेगा। तो आज का सत्र समाप्त करने का समय हो चुका है। मैं आपको अब गाय ज्ञानिता के साथ हम लोग सत्र को समाप्त करते हैं। तो प्रैक्टिकल सनातनता इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम चल रहा है। अगर आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल सनातनता इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। ऐशो सभ्यता की देन है ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम प्रैक्टिकल सनातनता इंप्लीमेंटेशन। अन्यानी सभ्यता ने सनातनता का बताया, पर उसको इंप्लीमेंट अपनी लाइफ में कैसे करें वो ऐशो सभ्यता ने बताया। तो अब आप देख लें कि डिजिटल लिविंग में रहना है
प्रैक्टिकल सनातनता इंप्लीमेंट करोगे तो आप डिजिटल लिविंग में रहोगे, नहीं तो कन्वेंशनल में रह ही रहे हो। तो आज का सत्र मैं यहीं पर समाप्त करने के लिए गाय ज्ञानिता का गान करूंगा। अब आप चाहें तो आप भी गा सकते हैं, और अपने अपने वहां पर अपनी अपनी जगह पर जो भी देख रहे हो, ना देख रहे हो बाद में, पहले आपकी मर्जी है। इतनी शक्ति हमें दे न माता, मन पे विश्वास कमजोर ना हो। इतनी शक्ति हमें दे न माता, मन पे विश्वास कमजोर ना हो। अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल ना हो। इतनी शक्ति हमें दे न माता। जय कृष्णेंद्र।